Hello students, in today's lecture number 2 on the chapter electricity, we shall discuss our new concept potential difference. But before that we recap what we discussed in lecture 1. In lecture 1 we discussed the meaning of electricity. Electricity is controlled and convenient form of electrical energy which can be converted into another form of energy. As we have seen that in case of electric fan, electrical energy is converted into mechanical energy, and in electric iron, electrical energy is converted into heat energy, and different musical instruments, electrical energy is converted into sound energy. After that we discussed the kite experiment performed by Benjamin Franklin with the help of his own son William Franklin in 1752 for the discovery of electricity. He prepared one kite with the help of a silk handkerchief, or you can say silk cloth. At the top of the kite he fixed one iron strip, and with that iron strip and other part of the kite he tied one thread of silk, and also he used one metal key. He went to open ground with his son to flew that kite. उस पतंग को उड़ाने के लिए वो अपने बेटे के साथ गए। जब लाइटनिंग यानी बारिश का मौसम था, लाइटनिंग हो रही थी, उस समय गए। जो मेटल की उन्होंने यूज की थी उससे उन्होंने एक लीड एंड जार, जिसे हम कैपेसिटर का शुरुआती रूप कह सकते हैं, कैपेसिटर का अर्ली फॉर्म लीड एंड जार था जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता था। आज हम इस लीड एंड जार को बैटरी के नाम से भी जानते हैं। जिस जगह से सिल्क थ्रेड बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पकड़ा हुआ था वहाँ से वो सूखा हुआ था, यानी जिस जगह वो खड़े थे वहाँ पर बारिश उस सिल्क थ्रेड को भिगो नहीं पा रही थी, ना वो खुद भीग रहे थे, और पैरों में भी उन्होंने इंसुलेशन पहना हुआ था। तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज टेकिंग प्रिकॉशंस। सो जब उन्होंने पतंग को उड़ाया और लाइटनिंग के दौरान जब हेवी अमाउंट का चार्ज आयरन स्ट्रिप पर आया, पतंग से जो आयरन स्ट्रिप जुड़ा हुआ था, और उससे वो हेवी अमाउंट ऑफ चार्ज सिल्क थ्रेड के जरिए मेटल की तक आया, और मेटल की से लीड एंड जार में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आकाश से आ रही थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पतंग और सिल्क थ्रेड के जरिए मेटल की से होते हुए लीड एंड जार में इकट्ठी हो गई। बीच बीच में जब उन्होंने मेटल की से अपना हाथ अचानक टच किया तो उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। हालांकि उन्होंने पूरी सावधानियां बरती हुई थी, इसलिए वो बच पाए। तो जब भी कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। तो हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज जिसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी विच डेवलप्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी पर डेवलप होती है जब एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हम चार्ज को दो कंडीशंस में पढ़ते हैं। इस चार्ज की इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज जब प्रोड्यूस होता है, जब हम किन्हीं दो, जैसे कि ड्राई हेयर और कॉम को आपस में रब करते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब करते हैं, फर और एबेनॉइट को जब आपस में रब करते हैं, तो दोनों सरफेस चार्ज्ड हो जाती है। दोनों में से एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड होती है।
फिजिक्स में दो ब्रांच होती है। एक ब्रांच तो वह है फिजिक्स का जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, और एक ब्रांच वह है जिसमें चार्ज मोशन में होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी रेस्ट चार्जेज यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हम जिसमें बात करते हैं, रविंग के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी हम बात करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट चार्जेज की बात करते हैं। दूसरा ब्रांच है फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच इन विच वी स्टडी चार्जेस दोज आर इन मोशन। तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जब ड्राई हेयर से, सूखे बालों से कंघे को रगड़ते हैं तो ड्राई हेयर जिससे कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और कॉम जिस पर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, तो ड्राई हेयर जो है यानी बालों से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, कंघे पर पहुँच जाते हैं। तो जो ड्राई हेयर हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी जो सरफेस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए हो रहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जब हम दो सरफेसेज को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जाते हैं। और कौन सी सरफेस से किस सरफेस पर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ेंगे जहाँ पर ये लूजली बाउंड है, और उस सरफेस पर जाएंगे ये जहाँ पर टाइटली बाउंड है। तो लूजली बाउंड सरफेस से टाइटली बाउंड सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन यदि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जाता है तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पर चार्ज आ जाएगा +1e, और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहाँ पर चार्ज आ जाएगा -1e। वैसे ही यदि किसी सरफेस से 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे सरफेस पर जा रहे हैं तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पर चार्ज आ जाएगा +3e, और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पर चार्ज आ जाएगा -3e। सिमिलरली यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस से ट्रांसफर हो रहे हैं तो जिस सरफेस से ट्रांसफर हो रहे हैं, जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है वहाँ पर चार्ज आ जाएगा +ne, और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पर चार्ज आ जाएगा -ne। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है, ne +- ne। जो पॉजिटिवली चार्ज है उस पर +ne, जो नेगेटिवली चार्ज सरफेस है उस पर -ne। तो लिखा जा सकता है Q = +-ne। ये इक्वेशन हमने लिखा था लेक्चर 1 में, Q = +-ne। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है आपको। n इज इंटीजर, राइट, और n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज कैन नॉट ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस तरीके से चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम जो कि चार्ज को डिफाइन किए थे, क्या कहा उन्होंने? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी विच डेवलप्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। ये बात चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने की थी। उसके बाद में उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टाइप ऑफ चार्जेज की बात की। उन्होंने 2 टाइप के चार्जेज बताए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसके बाद में हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में हमने बात की कि चार्ज का ट्रांसफर केवल और केवल इंटीग्रल फॉर्म में होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, इसलिए हमने लिखा Q = +-ne। इस फॉर्मूले Q = +-ne में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, Q टोटल चार्ज है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने लिखी वो लिखा था कि लाइक चार्जेज यानी सेम चार्जेज एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक यानी डिफरेंट चार्जेज एक दूसरे की तरफ आते हैं यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने लिखी कि वो सरफेस जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसके बाद में अब हमें नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हमने ये तो जान लिया कि चार्ज क्या होता है, ये तो हमने जान लिया कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, लेकिन अब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि आकाश से जो है चार्ज चल करके नीचे धरती तक आ गया,
तो फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि जब धरती आकाश से धरती पर चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, तो क्यों ना ये धरती पर भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो उसी प्रश्न का जवाब, प्रश्न क्या खड़ा होता है आज हमारा, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ये प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज खुद से तो फ्लो होते नहीं है भाई। जो भी एक मेटल कंडक्टर होता है बेटा, चार्ज सभी में होते हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेज हैं। गैसेज में और लिक्विड में, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें तो आयंस का ट्रांसफर होता है। आयंस के कारण इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है, आयंस के मूवमेंट के कारण। जबकि सॉलिड्स में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। सॉलिड्स की ही हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, ये पेंसिल जो आपको दिखाई दे रही है, कंसीडर कर लीजिए कि ये एक मेटेलिक वायर है। अब इस मेटेलिक वायर में क्या होता है बेटा? मेटेलिक वायर है। अब मेटेलिक वायर में क्या क्या होता है पहले तो ये जान लें। मेटेलिक वायर है, अब मान लीजिए ये कॉपर का वायर है। किसका वायर है? कॉपर वायर है। कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर में क्या क्या होगा? एक तो कॉपर एटम होते हैं, ठीक है, और कॉपर आयन होते हैं। कॉपर आयन होते हैं, ठीक है, ये कॉपर आयन हो गया। कॉपर एटम होता है, कॉपर आयन होता है, और कौन होते हैं? कितने? दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कितने? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक कॉपर एटम इस वायर में है, बहुत सारे कॉपर एटम हैं। तो एक कॉपर एटम से तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से हीट लेते हैं। सराउंडिंग से क्या ले लेते हैं? हीट ले लेते हैं। और उस हीट की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ आएगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। कोई फिक्स इनका डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? जिगजैग होता है, ठीक है। ये जिगजैग डायरेक्शन है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं। और आप जानते हैं जब ये जिगजैग डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? टक्कर होगी, कॉलिजन्स होंगी, ठीक है। तो एक कॉपर वायर मैंने आपके सामने रखा, एक मेटेलिक वायर है। इस कॉपर वायर में कौन कौन होता है? कॉपर एटम है, कॉपर आयन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जो कॉपर एटम है ये तो मूव करता नहीं है। आगे हम इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट में इसकी बात और करेंगे। कॉपर एटम मूव नहीं करता है, कॉपर एटम मूव नहीं करता है, कॉपर आयन मूव नहीं करता है। मूव कौन करता है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूव कौन करता है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमारा जो प्रश्न है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इसी को तो हम चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। ये चार्ज कैसे फ्लो होता है? इनको मूव करने के लिए कौन, कहाँ से एनर्जी मिल रही है? कौन की, ये खुद से तो मूव नहीं कर सकते, तो ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? तो वो देखना है हमें। अभी देखें इसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इस क्वेश्चन का आंसर हमें जानना है। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इसके लिए मैंने आपको कॉपर वायर का एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही एल्युमिनियम वायर हो सकता है, किसी भी मेटेलिक वायर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और कोई भी मेटेलिक वायर है तो उसमें एटम होते हैं, उसमें आयन होते हैं, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जब कॉपर एटम अपना जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिलीज कर देगा तो वो आयन बन जाता है। कॉपर एटम से ही कॉपर आयन बना, ठीक है। और जो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज किए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 और ये होता है 3s1, 2 8 10 और 11। ये जो 1 है बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन को दे सकता है तो देगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सोडियम जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो सोडियम का बन जाएगा आयन। सोडियम का क्या बन जाएगा? आयन। और तीसरा चीज क्या मिल गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 3 चीजें होती हैं किसी भी मेटेलिक वायर में।
ठीक है। एक होता है सोडियम एटम, एक कौन होता है, सोडियम एटम, और एक हो गया आयन, ठीक है, और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें होती है। इन तीनों में से एटम मूवेबल नहीं होता, एटम मूव नहीं करता, एटम अपनी जगह रहता है। आयन भी अपनी ही जगह रहता है सॉलिड के अंदर, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इन चार्जेस के फ्लो के लिए क्या जरूरी है, कौन इनको मूव करवाता है, ये हम बात करना चाह रहे हैं। तो इसे समझने के लिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी से भरी हुई टंकियों का, ठीक है। अब आपने देखा होगा घर में सबके पानी की टंकियां होती हैं, तो पानी की टंकी से पानी का फ्लो कैसे होता है। ये मान लीजिए एक टंकी है और ये पानी से भरी हुई है, ये पानी से भरी हुई है, ठीक है। और इस पानी की टंकी को एक हॉरिजॉन्टल पाइप के जरिए मैं दूसरी पानी की टंकी से जोड़ देता हूँ। और यहाँ पर देखिए दोनों पानी की टंकी जो है सेम हाइट पर रखी है। मान लीजिए दोनों ही मकान की छत पर रखी हुई है, दोनों ही मकान की छत पर रखी हुई है, दोनों सेम लेवल पर रखी हुई है। मान लीजिए मकान की छत पर रखी हुई है या दोनों जो है ग्राउंड सरफेस पर रखी हुई है, ये मान लीजिए। तो क्या वाटर का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो इस केस में होगा क्या, वाटर फ्लो होगा क्या, वाटर फ्लो नहीं होगा, ठीक है, वाटर का फ्लो नहीं होगा। इस पाइप से वाटर का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जितना प्रेशर इस जगह है उतना ही प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है, यानी प्रेशर डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ है, ठीक है, दोनों जगह सेम प्रेशर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पानी की टंकी को रख देता हूँ छत पर, ठीक है, एक पानी की टंकी को रख दिया। इसको मान लीजिए ये कहाँ रखी हुई है, रूफ पर रखी हुई है, छत पर रखी हुई है, ठीक है। और दूसरी पानी की टंकी रखी है मैंने ग्राउंड सरफेस पर। कहाँ रख दी, ग्राउंड सरफेस पर। दूसरी पानी की टंकी मैंने ग्राउंड सरफेस पर रख दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पहली टंकी को पाइप के जरिए कहाँ जोड़ दिया, दूसरी टंकी से जोड़ दिया। ये लीजिए पाइप के जरिए, ये पाइप, और पाइप के जरिए मैंने इस दूसरी टंकी से इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये दूसरी टंकी से जोड़ दिया। अब पहली टंकी से पानी दूसरी टंकी में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो हो गया क्या, हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, पानी का हाई प्रेशर है इस जगह, और इस जगह पानी का क्या हो गया, लो प्रेशर। इस जगह पानी का क्या हुआ, लो प्रेशर, लो प्रेशर हो गया इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा किससे, पाइप से, ठीक है। इस पाइप से वाटर का फ्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब देखिए ऊपर वाले केस में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह प्रेशर कैसा था, सेम था, सेम प्रेशर था, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप, इस जगह और इस जगह जो प्रेशर था सेम वाटर प्रेशर, सेम वाटर प्रेशर। तो पानी का जो प्रेशर था वो सेम था, इसलिए पानी फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर पानी का जो प्रेशर है, इस जो छत पर रखी हुई टंकी है उसमें हाई प्रेशर है, और इसमें जो नीचे रखी हुई टंकी है उसमें लो प्रेशर है। तो अब क्या हो गया, दोनों टंकियों में ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। तो इस पाइप से क्या जाएगा, पानी फ्लो हो जाएगा, पानी का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पानी के फ्लो के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा, इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि पानी का जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब तक पानी के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस पाइप में नहीं मिलेगा, पाइप के दोनों एंड्स पर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, तो पाइप से पानी फ्लो नहीं होगा। वैसे ही यदि हम बात करें विंड फ्लो की, ये तो वाटर का एग्जाम्पल लिया कि वाटर का फ्लो कैसे होता है, ये तो वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो को वाटर फ्लो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, वाटर का फ्लो किसकी वजह से हुआ, अभी दोनों एग्जाम्पल से हमने देखा। तो वाटर का फ्लो किसकी वजह से हुआ, ये वाटर का फ्लो हुआ पाइप से किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। कौन सा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर। वाटर का जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से वाटर का फ्लो हुआ, ठीक है, वाटर का जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से वाटर का फ्लो हुआ। वहीं मैं देखता हूँ कि देखिए जब हम मान लीजिए गर्मी के सीजन की बात करें, समर सीजन में, ये मान लीजिए एक जगह है, ये जगह मान लेता हूँ दिल्ली है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई ठंडी जगह ले लीजिए, कश्मीर घाटी है, ठीक है, कश्मीर वैली है, ये ठंडी जगह है। अब यहाँ जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ टेम्परेचर होता है कम, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, टी लो,
टेम्परेचर लो। और जो गर्म जगह होती है, समर सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, समर सीजन की, ठीक है। समर सीजन में क्या होता है, देखिए समर सीजन में दिल्ली जो कि नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया में आता है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है और कश्मीर में क्या होती है, ठंड रहती है। तो कश्मीर में टेम्परेचर लो रहता है और दिल्ली में टेम्परेचर हाई रहता है। तो जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्रेशर, लो प्रेशर। और जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ प्रेशर कैसा होगा बेटा, हाई प्रेशर होगा। वहाँ प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, यानी कश्मीर से दिल्ली की तरफ किसका विंड बिलो हो जाएगा, हवा बहने लगेगी, विंड बिलो होगा, ठीक है। विंड बिलो, अब इसीलिए तो गर्मियों के दिनों में जो है नॉर्थ इंडिया में आंधी तूफान आते रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मी तेज पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडियन पोर्शन में टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उस वजह से वहाँ प्रेशर लो हो जाता है। और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर प्रेशर हाई होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का ब्लो होता है। इस वजह से क्या साइक्लोन्स भी आते हैं, तूफान जिनको हम कहते हैं, चक्रवात जिनको हम कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन्स वगैरह इसीलिए आते हैं, तेज हवाएं इसीलिए चलती है, आंधी तूफान इसीलिए आते हैं। सर्दियों में तो ऐसा नहीं होता, सर्दियों में नहीं होता ना, समर सीजन में विंड का बिलो नहीं होता। समर सीजन में तो भाई नॉर्थ इंडिया में भी टेम्परेचर उतना ही रहता है, और जो कश्मीर घाटी है उसमें भी टेम्परेचर, हालांकि कश्मीर में तो टेम्परेचर और कम रहता है, और दिल्ली में टेम्परेचर कंपैरेटिवली जो है कम रहता है, ठीक है। तो जब सर्दियों के दिनों की बात करेंगे, समर सीजन में तो प्रेशर का डिफरेंस आ गया सर, लेकिन जो विंटर सीजन होगा, विंटर सीजन में जो कश्मीर है और दिल्ली है वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर लगभग बराबर होगा। तो इसलिए सर्दियों के दिनों में उतनी तेज़ हवाएं नहीं चलती। सर्दी के दिनों में साइक्लोन वगैरह नहीं आते। कभी नहीं सुना होगा आपने कि सर्दियों में जो है साइक्लोन आ गए, कभी कभार आ जाते हैं जब प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो जब प्रेशर का डिफरेंस है तो हवा चल रही है। तो जो यहाँ पर मैं दूसरी बात लिखूँ कि विंड बिलो क्यों हो रही है, विंड बिलो हो रही है एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण। एयर प्रेशर डिफरेंस, एयर प्रेशर डिफरेंस है तो विंड बिलो हो रही है, एयर प्रेशर का डिफरेंस है तो विंड बिलो हो रही है। ध्यान दीजिए, विंड बिलो किसकी वजह से हो रही है, एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और वाटर का फ्लो किसकी वजह से हो रहा था, वाटर का फ्लो वाटर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। वैसे ही यदि हम देखें कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बेटा, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, आपने सुना होगा हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट बॉडी कह सकते हो आप। और ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये तो आप जानते हो भाई। आप गर्मियों के दिनों में चाय कप के अंदर है और उसको टेबल पर रख दो तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो देखिए हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर हाई होता है, टी हाई, और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, इस तरीके से होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। हीट ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसको क्या मिल गया, टेम्परेचर का डिफरेंस मिल गया। लेकिन यदि आप दोनों ही ऑब्जेक्ट को हॉट ले लोगे, ये भी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट मान लीजिए जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये दूसरा हॉट ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर भी कितना है, इसका टेम्परेचर भी मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट ट्रांसफ़र यहाँ क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था ऊपर वाले केस में, इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 है। लेकिन यहाँ हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ बेटा, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र किसकी वजह से हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुआ किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से,
तो देखा आपने, हमने बेसिकली तीन एग्जाम्पल लिए। पहला हमने देखा कि वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है, वाटर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। विंड का ब्लो कैसे हो रहा है, हवा कैसे चल रही है, एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। वैसे ही हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो सिमिलरली वायर में सिमिलरली अब हम कह सकते हैं कि सिमिलरली जो वायर होता है मेटेलिक वायर में, सिमिलरली मेटेलिक वायर के अंदर, मेटेलिक वायर की यदि मैं बात करूं तो मेटेलिक वायर में जो चार्ज का फ्लो होता है, सिमिलरली इन मेटेलिक वायर चार्ज फ्लो किसकी वजह से होगा, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर, किसी भी नाम से जान सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर इसकी वजह से होगा। भाई जब मान लीजिए ये एक वायर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना है, तो एक एंड पर हाई प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, हाई प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, हाई प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, यानी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी, तो हाई प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर ऑफ, इस एंड पर होना चाहिए लो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पर प्रेशर लो होना चाहिए, तो चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो यदि दोनों एंड्स पर किसी वायर, कोई मेटेलिक वायर है और मेटेलिक वायर के दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेशर में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी मेटेलिक वायर के दोनों एंड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेशर में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी को ही तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, लिख सकते हो आप चाहो तो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो किसी वायर के दोनों एंड्स पर यदि एक एंड पर हाई प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरे एंड पर लो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी वही इलेक्ट्रिक प्रेशर है और यहाँ भी वही इलेक्ट्रिक प्रेशर है, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। दूसरे डायग्राम में यदि मैं बताऊं आपको कि यदि ये वायर है और इस वायर में मान लीजिए इस एंड पर जो प्रेशर है, इस एंड पर और इस एंड पर दोनों जगह सेम प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सेम प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर कहें इलेक्ट्रिसिटी, सेम प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी का सेम प्रेशर है दोनों एंड पर, तो चार्ज डज नॉट फ्लो, तो उस केस में चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए, जब प्रेशर का डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा। और जब कौन सा प्रेशर है ये, इस प्रेशर को नाम क्या दे रहे हैं, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान दीजिए, मेटेलिक वायर की मैं बात कर रहा हूँ। मेटेलिक वायर के केस में चार्ज का कब फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो कब होगा, जब आपको क्या मिल जाए, वायर के दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेशर में डिफरेंस मिल जाए, यानी ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो डिफरेंस है वही चार्ज के फ्लो को अंजाम देता है। तो किसी मेटेलिक वायर में जो चार्ज का फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, वो किसकी वजह से होता है, ये प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, नोट करके क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स charges in a metallic wire flow due to difference between, ऐसे कह सकते हैं, due to difference between electric pressure, या फिर दूसरे शब्दों में कहें प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. It means charges in a metallic wire flow due to difference between electric pressure at two ends of that wire. उस वायर के दोनों एंड के बीच क्या होना चाहिए? प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए. कौन से प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए चार्ज का फ्लो करना है तो. अब ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है बेसिकली इसको फिजिक्स में कहा क्या जाता है? This electric pressure जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर. दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है या फिर कहें प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा. ये प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ लिख सकते हो आप, दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब जो वायर है उसमें जो चार्ज का फ्लो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है? इसका मतलब नेक्स्ट पेज पर हम लिख लेते हैं. इट मीन्स, अब फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं. क्या कंक्लूड किया जा सकता है? फाइनली जो कंक्लूजन हमारा उस क्वेश्चन का, जो शुरुआत में क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. It means the electric potential difference makes the electric charge to flow in a metallic wire. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन ए मेटेलिक वायर, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करता है. क्लियर हुआ आपको कि किसी मेटेलिक वायर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है. तो अब ये निश्चित हो गया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी जान लेना जरूरी है या नहीं? ये भी जान लेना जरूरी है. चलो इसके लिए हम एक और आपको बात बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आगे मैं डिफाइन करूंगा. ये डेफिनेशन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है. ये डेफिनेशन जो एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखना है वो आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए सिंबल. किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये V से. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? V से. अब देखिए जरा, ये बात भी जानना जरूरी है आपको. ये एक मान लीजिए वायर है, ये एक वायर है बेटा, ठीक है. ये एक क्या है? वायर है. और ये वायर का एंड A है और ये वायर का एंड B है, ठीक है. और यहाँ पर ये चार्ज है Q, यहाँ पर ये चार्ज है Q, ठीक है. ये मैं केस 1 ले रहा हूँ, ठीक है, केस 1 ले रहा हूँ. ये एक वायर है, मेटेलिक वायर है, ठीक है. ये क्या है? मेटेलिक वायर. और कौन सा वायर? AB. कोई भी मेटेलिक वायर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है. ये मान लीजिए एक चार्ज Q है और मैं ये कह रहा हूँ कि इस वायर के दोनों एंड, लेफ्ट एंड और राइट एंड, A और B पर जो पोटेंशियल है वो बराबर है.
ए और बी पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, बराबर है, ये मैं कह रहा हूँ। तो क्या चार्ज का फ्लो होगा, बताइए। यस, वेरी गुड। चार्ज अब क्या होगा, चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्यू फ्लो नहीं होगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्यू इसी जगह रखा रहेगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करता हूँ, मैं सेम वायर ले लेता हूँ। ठीक है, यही वायर ले लेता हूँ। चलिए, ये वायर ले लिया मैंने, सेम वायर ले लिया। एक एंड को बोल दिया मैंने ए और दूसरे एंड को बोल दिया बी, और मैं कह देता हूँ कि एंड ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पर पोटेंशियल कम है। ठीक है, यानी ए तो हो गया हाई पोटेंशियल एंड, यहाँ पर तो पोटेंशियल क्या हुआ, हाई, और यहाँ पर क्या हुआ, वी कम है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, लो। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब देखिए वायर के दोनों एंड के बीच क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना बेटा। अब यदि मैं यहाँ पर कौन सा चार्ज रख दूँ, नेगेटिव चार्ज रख दूँ मान लीजिए, तो अब चार्ज का फ्लो होगा, ये तो निश्चित है। चार्ज का फ्लो होगा या नहीं होगा, क्यों फ्लो होगा, क्योंकि दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक एंड हाई पोटेंशियल पर है तो दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर है, इसलिए जो भी चार्ज वायर के अंदर होगा वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो कि फ्लो होगा वो किस तरफ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, लो पोटेंशियल एंड टू हाई पोटेंशियल एंड ऑफ द वायर के लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड पर जाएंगे। ठीक है, अब मैं लेता हूँ केस थर्ड। बेटा समझते जाना है आपको। ठीक है, अभी मैं समझा ही रहा हूँ आपको, केवल अभी समझाने में ही समय जा रहा है। देखिए, ये एक सेम वायर ले लिया मैंने, ए बी वही वायर ले लिया, और मैंने कंडीशन भी वही ले ली कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। इसका मतलब ए पर पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल है। ठीक है, और बी पर क्या है, लो पोटेंशियल है। लेकिन अब मैं एक चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज कर देता हूँ कि पहले मैंने नेगेटिव चार्ज रखा था, अब मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ। ठीक है, वायर में मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी इस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो तो होगा, क्योंकि दोनों वायर के दोनों एंड के बीच क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसलिए ये चार्ज फ्लो तो करेगा। लेकिन प्रश्न है कि ये कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड पर फ्लो होगा वायर में जो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एंड पर। नेगेटिव चार्ज कहाँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। और जब वायर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल सेम डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। कि एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसे अब हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई बुक्स में डेल्टा वी है बेटा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसे डिफाइन करते हैं। तो मान लेता हूँ, इसे डिफाइन करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
जब कोई चार्ज रेस्ट में किसी जगह रखा है, रेस्ट में हो या मोशन में हो, हर एक चार्ज का अपना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी अपनी टेरिटरी होती है, अपना रीजन होता है। जैसे इंडिया का अपना रीजन है और दूसरे कंट्री ये चाइना का अपना रीजन है। तो अभी जैसे इंडिया चाइना में क्लैश चल रहा है, तो ये भाई कोई भी एक दूसरे के बॉर्डर में किसी को नहीं आने देगा, तो वैसे ही बिना अनुमति के नहीं आने देगा। तो मान लीजिए ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ये चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, और ये डॉटेड जो मैं सर्किल बना रहा हूँ ये मान लीजिए इसका अपना क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अपना क्षेत्र है जिसमें इसका अपना प्रभाव है। इसमें कोई दूसरा चार्ज, ये पॉइंट पी मान लेता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट मान लीजिए इसको P ले रहे हो, इसको R ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट R है। ठीक है, R ज़्यादा क्लोज में है Q प्लस Q के, और P कम क्लोज है। और एक चार्ज स्मॉल Q है, उसको मैं P से R पर ले जाना चाहता हूँ। कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता हूँ, P से R पर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता हूँ, P से R पर ले जाना चाहता हूँ। तो बताइए, जब ये जो मान लीजिए ये जो P पॉइंट पर चार्ज Q है, ये भी तो कहीं से आया होगा, इन्फिनिटी से आया होगा, कहीं बाहर से आया। और जैसे ही देखिए ये इस किसका क्षेत्र है, प्लस Q चार्ज का क्षेत्र है। तो ये चार्ज स्मॉल Q जो कि शुरू में इन्फिनिटी पर था, किसी अननोन जगह पर था, वहाँ से यहाँ तक आएगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, ये Q जो है इसको भी प्लस मान लेता हूँ, ये प्लस Q, ये भी प्लस Q है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्लस Q के क्षेत्र में जैसे ही ये स्मॉल Q आएगा, यहाँ तक तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई फील्ड है ही नहीं। जैसे ही इसकी बाउंड्री के अंदर आने का कोशिश करेगा ये स्मॉल Q, तो ये प्लस कैपिटल Q जो है इसको वापस धकेलेगा, रिपल्सिव फोर्स लगा करके वापस भेजना चाहेगा। लेकिन फिर भी इस स्मॉल Q को इस प्लस Q के क्षेत्र में आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस कैपिटल Q, करना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, तो वो वर्क डन जो होगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और किन्हीं दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, जैसे P पर और R पर जो पोटेंशियल होंगे, P पर पोटेंशियल मान लेता हूँ, P पर चार्ज Q का जो पोटेंशियल है वो Vp है, और R पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो Vr है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा Vp और Vr का, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या दे दें फिर इसकी, इट इज द डिफरेंस of potentials between two points। एक तो ऐसा कह सकते हैं, between two points। या फिर दूसरा डेफिनेशन, it is defined as the amount of work done in moving a unit charge का मतलब जिसका वैल्यू 1 कूलम हो बेटा। ठीक है, इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, या सिंपली चार्ज भी कह सकते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर point against the field of any other charge। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। जैसे मैं मान लीजिए वही दो पॉइंट ले लेता हूँ, P और ये पॉइंट ले लिया R, और यहाँ पर था आपका प्लस Q चार्ज, और ये प्लस Q के क्षेत्र में आते हैं कौन, P और R। ये जो P और R पॉइंट हैं, ये दो जो पॉइंट हैं P और R, ये प्लस Q के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो P पर जो पोटेंशियल है वो मान लेता हूँ Vp है, और R पर जो पोटेंशियल है मान लीजिए Vr है।
तो किसी चार्ज Q को जिसका वैल्यू आप 1 कूलाम ले सकते हैं, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट यानी P से और R पर लाने में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज, इसके विरुद्ध लाना पड़ेगा ना। कैपिटल Q का जो फील्ड होगा, बेटा मैंने आपको कहा कि जो P और R हैं वो किसके क्षेत्र में रखे हुए हैं, प्लस Q के क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो एक चार्ज Q जिसका वैल्यू 1 कूलाम यानी यूनिट चार्ज है, इसको पॉइंट P से पॉइंट R तक लाने में क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस कैपिटल Q चार्ज, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज। सो ये वर्क डन जो होगा इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, BP माइनस BR, P पर पोटेंशियल BP और R पर पोटेंशियल BR। तो चार्ज का फ्लो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस BP माइनस BR बराबर क्या लिखा जाएगा, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम P टू R, WPR लिख दिया। और किस चार्ज को ला रहे हैं, Q चार्ज को ला रहे हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इस BP माइनस BR को आप डेल्टा VB लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, इसको आप डेल्टा V को आप B लिख सकते हो, V लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, WPR अपॉन Q। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। या फिर इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस का, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। समझ में आ गया कि किन्हीं दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, P पर पोटेंशियल VP है और R पर पोटेंशियल VR है, इन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा BP माइनस BR, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये BP माइनस BR कहलाया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यूनिट की बात करूं मैं इसमें, यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बात कर लेते हैं। चलो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस BP माइनस VR इज इक्वल टू क्या आया, W अपॉन Q आया। ठीक है, ये PR लिख दिया। ये क्या है, वर्क डन, और वर्क डन ये W क्या है, वर्क डन। ठीक है, और Q क्या है, चार्ज है। तो आप जानते होंगे वर्क डन का यूनिट तो होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। ठीक है, तो एक यूनिट तो इसका क्या आ गया, जूल अपॉन कूलाम, या फिर इसको लिख सकते हो जूल पर कूलाम। ठीक है, और एक वैज्ञानिक थे, कौन, एलेजेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, एलेजेंड्रो वोल्टा। इन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट वोल्ट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वोल्ट, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो है वोल्ट है, जिसको कैपिटल V से या फिर हम जूल पर कूलाम भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए, ये तो हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस की, ध्यान रखना। अब एक मैं बात कर लेता हूँ आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी भी बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, कि पोटेंशियल डिफरेंस तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में। मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मुझे समझना है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, इट इज द अमाउंट of work done in moving a charge, कैसा चार्ज, मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिट चार्ज। ठीक है, इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से, इन्फिनिटी से, पता नहीं कौन सी डिस्टेंस, अननोन डिस्टेंस है, infinity to any point against the field of any other charge। ठीक है, ये हो गया। यानी जैसे मैं इन्फिनिटी पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, पॉइंट चार्ज,
ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर ये चार्ज रखा है Q। कौन सा चार्ज रखा है? Q चार्ज। इस Q चार्ज को मैं कहाँ लाना चाहता हूँ? इसको लाना चाहता हूँ पॉइंट P पर। लेकिन पॉइंट P कहाँ पर स्थित है? इस पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q के क्षेत्र में स्थित है। पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q का ये क्षेत्र है। इस पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q के क्षेत्र में पॉइंट P तक इस चार्ज Q को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा, जिसकी वैल्यू आप 1 कूलाम ले सकते हैं, यूनिट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो इसको लाने में जो वर्क डन होगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लिखेंगे क्या? पोटेंशियल कहाँ निकलेगा? पॉइंट P पर। कैसे लिखेंगे? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा किसको? यूनिट चार्ज Q को। ठीक है, जिसे आप, एक तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो BP को सिंपली V लिख दो और W इन्फिनिटी P को आप W लिख दो और ये Q, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? बेटा दोनों में अंतर यह है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो किसी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट तक, एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, किसी एक पॉइंट पर आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उनका डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी वही होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात करूं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली वोल्ट होगा, या फिर इसको कैपिटल V लिखते हैं, या फिर जूल पर कूलाम। ठीक है, जिसको और क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। यही तो यूनिट होगा। कैसे होगा देखना जरा फॉर्मूला। W वर्क डन है, वर्क डन जूल में, और Q चार्ज है कूलाम में, जूल अपॉन कूलाम। या फिर जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, एलेजेंड्रो वोल्टा, उनके सम्मान में इसको वोल्ट यूनिट भी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है बेटा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क डन 1 जूल है, एंड चार्ज इज 1 कूलाम। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उस केस में पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। और इस 1 वोल्ट को क्या लिखेंगे? V की जगह लिख दिया बेटा 1 वोल्ट, और W की जगह क्या लिखूंगा? 1 जूल। ठीक है, और Q की जगह क्या लिखूंगा? 1 कूलाम। Q की जगह क्या लिखूंगा? 1 कूलाम। ठीक है, ये आ गया आपको 1 वोल्ट का फॉर्मूला, जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम लिख सकते हो या नहीं? या फिर लिख सकते हो कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। आ रहा है या नहीं यहाँ से? वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें? देयरफॉर सो 1 वोल्ट may be defined as, कैसे डिफाइन किया जाता है 1 वोल्ट को? कैसे डिफाइन करेंगे? if 1 joule work is being done in moving a 1 coulomb charge from infinity to any point, if 1 joule work is being done in moving a 1 coulomb charge from infinity to any point, then potential difference will be 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। तो अभी हमने क्या जान लिया कि चार्ज का फ्लो कॉज, यदि मैं लिखूं कंक्लूजन इस पूरे स्टडी का,
तो कॉज ऑफ चार्ज फ्लो कौन है? चार्ज के फ्लो का कॉज कौन है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज का फ्लो होगा। और जब चार्ज फ्लो हो जाएगा तो इफेक्ट क्या होगा चार्ज के फ्लो का? इफेक्ट ऑफ चार्ज फ्लो यदि हो जाएगा वायर से तो फिर इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी वायर में करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट तो एक इफेक्ट हो गया और कॉज क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। भाई पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है और चार्ज के फ्लो से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। किसमें? वायर में। ठीक है बेटा, तो हम अब ये कह सकते हैं कि किसी मेटेलिक वायर से जब हमें चार्ज का फ्लो करना है तो उस वायर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हम कर देंगे वायर के दोनों एंड्स के बीच तो उस वायर से किसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। तो केवल उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पता नहीं था तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वही कंसीडर किया गया जो कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन था, क्योंकि उस समय पॉजिटिव चार्ज के बारे में नॉलेज थी, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय पता नहीं था, तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या मान लिया गया था बेटा? जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन था। तो आज तक जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से मान लिया गया है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, जिसे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दो या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दो, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, और जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था तो फिर क्या नाम से जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन था उसी को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लिया गया। तो आज तक हम वही मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसको लिखा जाता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज अपॉन टाइम है, तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। क्यू क्या है यहाँ पर? वेयर क्यू इज चार्ज। ठीक है, टी इज टाइम। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? फिर यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगा, क्यू तो कूलाम में है और टी टाइम है। चार्ज कूलाम में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड में, तो कूलाम अपॉन सेकंड। कूलाम अपॉन सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिखूं कूलाम पर सेकंड। ठीक है, या फिर एक एम्पियर नाम के वैज्ञानिक थे बेटा। कौन थे? एम्पियर नाम के वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इसका यूनिट एम्पियर लिखा जाता है। एम्पियर पूरा लिख दो या फिर कैपिटल ए लिख दो। ठीक है, एम्पियर यूनिट होता है इसका। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट जो है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमने लिखा। वैसे इसको Q की वैल्यू भी दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको Q की वैल्यू क्या होती है? NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं ना, Q बराबर NE।
तो आई को और क्या लिख सकते हैं हम, एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं, एन ई अपॉन टी, ये दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें कई बार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कई बार हमें क्यू अपॉन टी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताया है इलेक्ट्रिक करंट का। अगली क्लास में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है किसी वायर से। ठीक है, अभी तक हमने ये जान लिया कि चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस वायर के दोनों एंड्स के बीच होता है तो चार्ज फ्लो होता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है सर्किट के अंदर। और इलेक्ट्रिक करंट कैसे आगे फ्लो होता है, किस तरीके से चार्ज का फ्लो होना चाहिए, ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।